सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है लेक्चर नंबर कौन सा। चलिए, तो आज लेक्चर नंबर आई थिंक 16 रहने वाला है, राइट? हाँ जी, तो शुरू किया जाए। गुड इवनिंग सभी को। सर आज का मोटो समझ नहीं आया, मतलब समझे नहीं, आज का मोटो समझ नहीं आया। क्या आज का मोटो क्या भाई? मोटो वोटो क्या है? सर थोड़ा पंक्चुअल हो जाइए बेटा, इससे ज़्यादा पंक्चुअल हम हो नहीं पाएंगे। या तो आप क्लास रिकॉर्डेड लिया करिए, ठीक है? हम इससे ज़्यादा पंक्चुअल नहीं हो पाएंगे, तो आप क्लास रिकॉर्डेड लेना शुरू कर दीजिए, ठीक? चलो सर, आज सिर्फ साइंस के क्वेश्चंस होने क्यों? शुरू करते हैं रिवीजन टाइम। पहले 3 क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताओ। सर आज आपको मार्केट में देखे थे? अच्छा, मार्केट में देखे थे क्या? हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे संविधान में? तो टोटल नंबर है 11, ठीक है? 10 थी जब ऐड करी गई थी 42nd अमेंडमेंट से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार सुरन सिंह कमेटी, लेकिन फिर बाद में 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 से एक और ऐड कर दी गई, तो टोटल अभी 11 हो गई हैं, ठीक है? नॉन जस्टिसेबल नेचर की होती हैं, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं और आर्टिकल नंबर 51A एंड पार्ट नंबर 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेंड हैं। बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, तो बैटल ऑफ पानीपत 1526 में इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर लड़ा गया था। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। In which of the following years was the INC split into 2 groups named as moderates and extremists? तो 1907 में ये स्प्लिट हुए थे। रास बिहारी बोस ने सेशन को प्रिसाइड किया था, और जो 1916 में सेशन हुआ था लखनऊ में, वहाँ पर ये दोनों एक साथ आ गए थे। जॉइंट पैक्ट साइन हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और उस सेशन को किसने प्रिसाइड किया था, बताओ जल्दी से? और उसके अगले साल वाला किसने प्रिसाइड किया था? The right to freedom of religion is contained within which article of the Constitution, and the magnification produced by a spherical mirror is 0.75 the images. तो right to freedom of religion किस में था? तो ये आर्टिकल नंबर 25 में था। वैसे तो अगर हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखें तो 25 से लेकर, यानी 25 से लेकर आपका 28 तक में दिया हुआ है, 25 से 28 तक। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो 25, अगर हमें एक चुनने को आएगा, 25 में एक इंडिविजुअल को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 26 में है रिलीजियस डिनोमिनेशन को एक राइट है, कलेक्टिव जो राइट मिला हुआ है कि अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का राइट। 27 में है राइट ऑफ नॉट टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन। 28 में है कि किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यानी कि धार्मिक जो उपबंध है वो नहीं दिया जा सकते हैं। मैग्निफिकेशन जो है स्फेरिकल मिरर का 0.75 है। इसका मतलब ये है कि एक से वैल्यू कम है मैग्निफिकेशन, दैट मीन्स कि ये डिमिनिश्ड इमेज है, डिमिनिश्ड है। और कैसी है? और है रियल एंड सॉरी, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में बन रही है तो मतलब सीधी है, यानी इरेक्ट है। और इरेक्ट जो इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल होती है, ठीक है? वर्चुअल और इरेक्ट। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। बाकी यहाँ पे जो मैंने पूछा था 1916 में जो सेशन हुआ था उसको अंबिका चरण मजूमदार ने प्रिसाइड किया था, और जस्ट अगला वाला सेशन दैट इज़ 1917 का वो कैलकाटा में हुआ था, और उसको एनी बेसन ने प्रिसाइड किया था, एंड शी बिकेम द फर्स्ट वेमेन टू प्रिसाइड दी सेशन ऑफ द कांग्रेस। ऑलराइट, शुरू करें लेक्चर नंबर 16
एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सुल्तान महमूद केम टू इंडिया फ्रॉम विच द फॉलोइंग सिटी ऑफ अफगानिस्तान। सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर में भारत आया था? काबुल, जलालाबाद, गजनी या फिर कांदाहार? बताइए जल्दी से। सभी का सही है, सही है, सही है, सही है। चलो और ये क्या कुछ इशू है क्या? एक सेकेंड रुको। कोई इशू तो नहीं। चलो भाई, तो सुल्तान महमूद केम टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ अफगानिस्तान? तो काबुल, जलालाबाद, गजनी या फिर कांदाहार? तो ये आया था आपका गजनी से, है ना, जिसको महमूद ऑफ गजनवी के नाम से जानते हैं। ही वॉज द सेकेंड इस्लामिक इन्वेडर, ये दूसरा इस्लामिक इन्वेडर था। पहला कौन था ये मैं आपको बता चुका हूँ, वॉज द फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर। पहला कौन था? तो सेकेंड ये था, ठीक है। और थर्ड कौन था ये भी बताना। इसने जो पहला अटैक किया था, इसका जो फर्स्ट अटैक था वो कब हुआ था? इसका फर्स्ट अटैक था 1001 AD में, ठीक है, जहाँ पर इसने किंग जयपाल पर अटैक किया था, किंग जयपाल पे। एंड जो इसका 16th अटैक था वो काफ़ी फेमस था, एंड दैट वाज ऑन 1025 AD, जहाँ पर इसने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था, सोमनाथ मंदिर पे। और 17th अटैक पर इसने जाटों पर अटैक किया था, है ना, 1026 AD में। फर्स्ट जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था, फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर इन इंडिया, मोहम्मद बिन कासिम। अगला है, एंड दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुट लूज इंडस्ट्री। तो इनमें से फुट लूज इंडस्ट्री का उदाहरण कौन सा है? जूट है, कंप्यूटर चिप है, शुगर है, फिर टी है। तो फुट लूज इंडस्ट्री क्या होती है? जिसका पैर ढीला हो गया हो, मतलब ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि रॉ मटेरियल पे उतनी डिपेंड नहीं हैं, रॉ मटेरियल इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग मैंने बताओ सही लिखी है गलत? वैसे तो रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछी जाती, बट फिर भी बता दो। रॉ मटेरियल इंडिपेंडेंट होती हैं ये। एंड जो फुट लूज इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो आपकी कैन बी लोकेटेड एनीवेयर, क्योंकि रॉ मटेरियल पे उतनी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं। जैसे अगर मुझे मान लो कि चीनी मिल है, तो चीनी मिल तो यार वहीं पे लोकेटेड होगी ना जहाँ पे गन्ने की सप्लाई तुरंत आ सके, एक्सेस तुरंत आसान तरीके से आ सके। तो रॉ मटेरियल इंडिपेंडेंट होती हैं ये, एंड कैन बी लोकेटेड एनीवेयर, कैन बी लोकेटेड एनीवेयर, तो ये इनकी खासियत होती है। तो जूट तो यार जूट पे डिपेंड करेगी, कंप्यूटर चिप, शुगर, टी, तो जो चाय मतलब जो चीनी है वो भी डिपेंड करेगी आपकी, ठीक है, शुगर पे। और टी भी ऑब्वियस सी बात है रॉ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि टी इंडस्ट्री को आप सेटअप कर दोगे गुजरात में। टी होती है आपकी ईस्टर्न पार्ट में, आपका वेस्ट बंगाल, असम में, और आप महाराष्ट्र और गुजरात में डाल दोगे इंडस्ट्री, तो रॉ मटेरियल के सप्लाई में इतना ज़्यादा वो चला जाएगा। तो ये रॉ मटेरियल डिपेंडेंट है। तो कंप्यूटर चिप आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहीं पे भी लोकेट किया जा सकता है बिकॉज असेंबल ही करना होता है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी हाईएस्ट पीक इन इंडिया। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट मकालू या फिर नंदा देवी है? अच्छा, नंदा देवी 2 बार हो गया क्या? एक सेकेंड रुको, एक और कर लो तुम, लॉट से कर लो, ठीक है, लॉट से। चलो, तो आंसर क्या होगा? देखो, हाईएस्ट पीक पूछा है, तो हमने डिवीजन ऑफ हिमालय पढ़ा था, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। ग्रेट हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं या फिर इनर हिमालय के नाम से जानते हैं। मिडिल हिमालय को हम हिमाचल के नाम से या फिर लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। एंड जो तीसरे हैं वो है हमारे शिवालिक, जिनको कि हम आउटर हिमालयास के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो हमने ये चीज़ देखी थी, क्या क्या देखा था वो पहले मैं बता देता हूँ आपको। तो हमने ये देखा था कि ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी पड़ती है, और लेसर हिमालय फिर मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में यहाँ पर हमारी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पड़ती हैं, जिनको हम दून्स बोलते हैं। सबसे बड़ा देहरादून है, बाकी भी दून है, कोटली दून, पाटली दून, ये सब भी हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है ना, सबसे वर्ल्ड का सबसे लंबा सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है ये, ठीक है। पहला है फेडजेनको ग्लेशियर। कोई बता सकता है फेडजेनको ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? सियाचिन हो गया, हिस्पर हो गया, बाल टोरो हो गया, ठीक है, बाल टोरो हो गया, बाइफो हो गया, ये सब जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो ट्रांस हिमालय में पड़ते हैं। अब ये जो ग्रेट हिमालय है ना, जिसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, इसी में ही आपको सबसे ऊंची ऊंची चोटी देखने को मिलेंगी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। आई होप यू नो दिस कि माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। इसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर, ठीक है।
देन अगर बात करेंगे नंदा देवी, इसका सही आंसर होगा जो हाई, सॉरी ओके ओके, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया पूछी है। अरे 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 अरे, मुझे लगा हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड पूछी, इसमें लॉट से लिख दिया। तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, बिकॉज माउंट कंचनजंगा, ठीक है, माउंट जो कंचनजंगा है वो हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखिएगा इंडिया के। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 8598 मीटर, ठीक। नंदा देवी इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है 7816 मीटर। माउंट मकालू ये नेपाल में है 8485 मीटर, ये कहाँ पर पड़ती है, नेपाल में। देन जो अभी मैंने माउंट लॉत्से लिखा था, देखो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है जो ट्रांस हिमालय में पड़ती है, उसका नाम है K2, ठीक है, K2 बोलते हैं इसको, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानी जाती है, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट है 8611 मीटर। एंड टॉकिंग अबाउट माउंट लॉत्से तो 8516 मीटर, 8516 मीटर, क्लियर। और तो कोई नहीं छूट रही है, हाँ, तो इतनी हमें ध्यान रखनी है। तो ये जो लॉत्से है ना, तो हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट है, सेकंड हाईएस्ट गॉडविन ऑस्टिन है, एंड थर्ड हाईएस्ट है जो इंडिया की हाईएस्ट है माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा कहाँ पर पड़ती है, सिक्किम में, है ना। और जो माउंट लॉत्से है ये तिब्बत में पड़ता है आपका लॉत्से, और ये फोर्थ हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, फोर्थ हाईएस्ट पीक है ये वर्ल्ड की। इतनी चीज़ आई होप आपको क्लियर होगी। और एक चीज़ और आ रही थी दिमाग में, हाँ ये बता दो, क्या बता दो, क्या बता दो तुम, चलो कुछ और पूछ ही लेते हैं फिर। ये बताओ कि जैसे रीजनल डिवीजन ऑफ जब हिमालयास पढ़ते हैं हम, ठीक है, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास, ठीक है, तो इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, इंडस, सतलज एंड काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, इंडस, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इंडस और सतलज के बीच में आता है आपका पंजाब हिमालयास, पंजाब हिमालयास। सतलज और काली के बीच में आपको देखने को मिलेगा कुमाऊं हिमालयास। काली और तीस्ता के बीच में आपको देखने को मिलेगा नेपाल हिमालयास। तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में होगा आपका असम हिमालयास। तो ये रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो रीजनली हम ऐसे भी डिवाइड करते हैं कि भाई कश्मीर हिमालय, और कश्मीर हिमालय के बारे में हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं कि जैसे वहाँ पर हमें करेवा देखने को मिलता है, जो कि ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं जो सैफ्रॉन के लिए, यानी कि जो ज़ैफ़रॉन लोकल वैरायटी ऑफ सैफ्रॉन होता है केसर की, उसके लिए। वो वाला केसर नहीं भैया, बोलो जुबान केसरी, उसमें केसर नहीं होता है। अभी कोर्ट ने पूछा भी है इन सबको, अजय देवगन और ये शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ को, इधर आओ जरा, तुम लोग इधर आओ, कितना केसर है इसमें, ज़रा हमें भी तो बताओ। अभी कोर्ट ने इनको बुलाया, देखते हैं क्या आंसर करते हैं। तो वो असली वाला केसर है ना। और देन अगर हम उत्तराखंड में आएंगे तो वहाँ पर हमारी ट्राइब देखने को मिलेंगी। कौन सी ट्राइब? तो भूटिया ट्राइब आपको देखने को मिलेंगी उत्तरांचल हिमालयाज में, जो कि बुग्याल्स में घूमते हुए दिखाई देंगे। बुग्याल क्या होते हैं? समर ग्रासलैंड होते हैं, ये समर ग्रास लैंड होते हैं। और आपको पूर्वांचल हिमालय के बारे में तो पता है ना, पूर्वांचल हिमालय जिसमें कि आपका ये पटकाई बम आ जाता है, नागा हिल्स, ठीक है, नागा, मणिपुर, मिज़ो हिल्स, पटकाई बम, ठीक है, पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिज़ो हिल्स, ये सब हिल्स आ जाती हैं। और यहाँ पर डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, नीशी, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, नीशी, ये क्या है? ये स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, नीशी है ये, ठीक है। देन पटकाई बम है इस तरह से, देन नागालैंड में नागा, देन मणिपुर में मणिपुर हिल्स, मिज़ो जिनको कि हम लुशाई हिल्स के नाम से जानते हैं, ये यही दिन बाद में चली जाती हैं म्यांमार में, अराकान योमा के नाम से कहलाती हैं। और उसी अराकान योमा का ही एक्सटेंशन है हमारे कौन से आइलैंड्स, बताओ जल्दी से। विच कलर इज एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन इन फर्टिलाइजर्स? तो कौन सा कलर फर्टिलाइजर के रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड? ब्लू, ग्रे, येलो या फिर ब्लैक? जल्दी से बताओ कौन सा। फॉर जैसे कि कल हमने देखा था कल्चर वाले क्वेश्चन है ना, एपीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो उसी तरह से अब ये है हमारा, जहाँ पर हम देखेंगे कि इस सब रेवोल्यूशन से क्या एसोसिएट। तो ब्लू से है हमारा
पिसीकल्चर यानी कि फिशेस, फिशरीज, है ना। और इसके फादर किसको बोलते हैं? फादर किसको बोलते हैं? तो फादर जल्दी से बताओ किसको बोलते हैं? एच से नाम शुरू होता है उनका। और ग्रे की अगर बात करेंगे तो ये फर्टिलाइज़र है येलो ऑयल सीड, और इसका फादर किसको बोलते हैं? उनका नाम एस से शुरू होता है। ब्लैक की अगर बात करेंगे तो क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल, ठीक है, यानी कि आपका जो पेट्रोलियम वगैरह होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। फादर इसको इनका बोलते हैं हीरालाल चौधरी जी को, हीरालाल चौधरी। और अभी एक संभल के वो कौन है ना पुलिस में, अनुज चौधरी, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं ना वो। फादर की अगर बात करेंगे इनके तो ये हैं सैम पित्रोडा। और जब हम बात कर लेते हैं किसके, ये तो आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ, सफ़ेद वाला हरा वाला तो कल ही पड़ा था, रेवोल्यूशन, है ना, वो तो बताने की ज़रूरत है नहीं, कल डिटेल में देखा भी था। तो यहाँ कुछ पूछा था क्या आपसे? तो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि आपको उठे हुए प्रतीत होते हैं, वो एक्चुअल में अराकान योमा रेंज का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। देन वाइट रेवोल्यूशन आपको पता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं वाइट रेवोल्यूशन को, ज़रा बताएंगे। वर्गीस कुरियन ही जो आपका अमूल है ना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, उसके फाउंडर भी हैं ये। वाइट रेवोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो ऑपरेशन फ्लड ऑफ, नोट्स थोड़ा जल्दी, हाँ यार नोट्स लेट हो जाते हैं ना, थोड़ा सा डिले हो जाता है। चलो मैं करवाऊँगा उसको, वो भी जल्दी, है ना। कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है कहाँ पे? तो ये ध्यान रखना, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, ये हमने देखा था, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। द मैन हु मेड एलिफेंट डांस इनकी बायोग्राफी, ठीक है। द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, नचवा दिया इन्होंने एलिफेंट को, है ना। हाईएस्ट, और ये किससे एसोसिएटेड है आपका? मिल्क प्रोडक्शन से, दुग्ध उत्पादन से। हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इज ऑफ विच स्टेट? तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? ना व्हाट इज दिस लिंगानुपात या फिर सेक्स रेशियो? तो ये होता है 1000 लड़कों के लिए कितनी लड़कियां हैं, तो 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स हैं, उसी को सेक्स रेशियो बोला जाता है। इंडिया के सेक्स रेशियो की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू 2011, जो हमारा डेसेनियल सेंसस होता है हर 10 साल में, जो लेटेस्ट 2011 में हुआ था, अभी तक तो अगला 2021 में नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से कितना था? उसके हिसाब से हमारा 943, 943। 2001 में कितना था? 2001 में था 933, 933, यानी कि 10 का इंक्रीज देखने को मिला है। क्लियर। अब ये पूछता है कि हाईएस्ट किसका है, तो हाईएस्ट आपका क्या, हाईएस्ट पूछा ना, केरला का है 1084, यानी कि यहाँ पर 1000 लड़कों के लिए 1084 फीमेल्स हैं, यानी कि अच्छा सेक्स रेशियो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो। देन अगर बात करेंगे सबसे सेकंड हाईएस्ट तमिलनाडु में, लेकिन वैसे तो सेकंड हाईएस्ट पुडुचेरी में है अगर देखें तो, लेकिन क्योंकि पुडुचेरी यूटी है तो अगर स्टेट पूछ लेगा तो तमिलनाडु आंसर होगा। पुडुचेरी में कितना है? 1037। लोवेस्ट कहाँ पे है? लोवेस्ट है आपका हरियाणा में, कितना है? 879 है, 879। सेकंड लोवेस्ट कहाँ पर है? ये है दमन और दीव, दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव, दादरा नगर एंड हवेली, यहाँ पर है सेकंड लोवेस्ट जो सेक्स रेशियो वो 618, ठीक है। और क्या मैंने पूछा था, कुछ तो नहीं पूछा था। हाँ, चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर मैं पूछ लूँ तो चाइल्ड बच्चों का जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि 2001 में 2001 में 927 था, 927, और 2011 में 919, या 919 ऑप्शन में नहीं होगा तो 914 होगा, वो मैंने बताया था, प्रोविजनल सेंसस का थोड़ा लफड़ा होता है, ठीक है। क्या आपको पता है 1951 में कितना सेक्स रेशियो था? जो हमारा पहला इंडिपेंडेंस के बाद जो सेशन हुआ था, तब हमारा सेक्स रेशियो पता है कितना था? इससे अच्छा था, और सारी चीज़ों में हमने इम्प्रूव किया, बीट लिटरेसी रेट और बाकी जो अच्छे स्टैंडर्ड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने ख़राब किया है। 946 था तब, ठीक है, 946 था 1951 में। नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? कस्टम्स ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वेल्थ टैक्स या फिर एक्साइज टैक्स, कौन सा नहीं है? सर मेरी कॉलेज की एग्ज़ाम है 10 मई तक, तो उसके बाद मैं 1 महीने में सीरियल की प्रिपरेशन कैसे करूँगा? बिल्लू, बिल्लू से मुझे कुछ याद आ गया, है ना।
बिल्लू भाई रुक यार बिल्लू भाई, देखा तुम लोगों ने वीडियो? तो बिल्लू जी आपके लिए ये रिकमेंडेशन है कि कॉलेज थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि आप उसको पास करें ठीक ठाक नंबरों से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि सीजीएल एग्ज़ाम पता नहीं चला देने को नहीं मिल रहा। और अगर आप कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू शुड बी प्राउड ऑफ कि आप देखो इतना मतलब साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। आपको मैनेज करना होगा। कैसे मैनेज करते हैं? आपको थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से आप चीज़ों को, डे को, अपने दिन को मैनेज करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को। चलो, तो यहाँ पर आते हैं अभी, नॉट इन इनडायरेक्ट टैक्स बिल्लू भाई। यहाँ तो तो भाई यहाँ पे नॉट इन इनडायरेक्ट टैक्स है, तो कस्टम्स ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वेल्थ टैक्स या एक्साइज ड्यूटी। तो नॉट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कौन सा है? तो वेल्थ टैक्स होगा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है? व्हाट इज़ द अंतर बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में? व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि डायरेक्टली हमें पे करना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इसको पास ऑन नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी, एक सेकेंड को, कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू अदर्स। इसको हम कैन बी पास्ड ऑन, ठीक है, इसको हम पास ऑन कर सकते हैं बाकियों पे। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, ये आपका होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे तुमको जो है ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो इनडायरेक्ट होता है वो प्रोपोर्शनल इन नेचर होता है, प्रोपोर्शनल, या फिर हम रिग्रेसिव भी बोल देते हैं, बट रिग्रेसिव बोलने से अच्छा है, ऐसा नहीं कि अगर ये बढ़ रहा है तो घटेगा, तो बट प्रोपोर्शनल ज़्यादा सही है ना। इनडायरेक्ट टैक्स सब पे सेम लगता है, जैसे जीएसटी 18% लग रहा है तो सब पे सेम लगेगा, ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा कमाता है तो उस पर ज़्यादा लगेगा, कम कमाता है तो कम लगेगा, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स में थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर बात है, दैट इज़ कि जो मार्जिनल टैक्स रेट होती है, जो मार्जिनल टैक्स रेट है वो एवरेज टैक्स रेट से ज़्यादा होती है। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन जिन लोगों को पता है, जिन लोग पढ़े हैं इकोनॉमिक्स मेरे से, तो उन्हें पता है, नहीं आपको पता है तो रट्टा मारो जिंदाबाद, क्योंकि ठीक है, ये मत समझा करो रट्टा मारो जिंदाबाद क्या, एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, वो तुम्हें 1 मिनट में से समझ नहीं आएगी तुरंत, फिर बोलोगे सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, तो इसी ऐसे याद कर लो ऐसे ही, ठीक है। मार्जिनल टैक्स रेट इज़ ग्रेटर देन एवरेज टैक्स रेट। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो इसमें आएंगे आपके इनकम टैक्स जो आप अपनी इनकम पे भरते हैं, वेल्थ टैक्स जो आप अपनी वेल्थ पे भरते हैं। ज़रा कमेंट करके बताओ बेटा, इनकम और वेल्थ में कौन सा फ्लो कॉन्सेप्ट है और कौन सा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बताओ जल्दी से। इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, और गिफ्ट टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, ये सारे टैक्स होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स। और इनमें से पेपर टैक्स कौन सा है ये भी बता देना जरा। इनडायरेक्ट में अगर बात करेंगे, चलो पहले ये बात कर लेते हैं, इनकम और वेल्थ में कौन सा फ्लो कॉन्सेप्ट और कौन सा स्टॉक। तो ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है, दीवार तोड़ देंगे लगता है आज, ठीक है। और ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे? वो डिपेंड करता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? ठीक है, एंड इट इज़ मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम इसको मेजर किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनकम क्या होता है ये भाई फ्लो कॉन्सेप्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मेरी इनकम ना 50,000 है, तो 50,000 क्या, दिन का 50,000, हफ्ते का 50,000, महीने का 50,000, साल का 50,000, यानी कि मुझे एक पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाई करना इज़ मैंडेटरी। लेकिन अगर मैं बोलूँ वेल्थ कि भाई मेरी वेल्थ कितनी है, 50 लाख, वेल्थ का मतलब है कि मेरे पास प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, एसेट, घर, गाड़ी सब मिला के 50 लाख है मेरे पास। तो भैया नहीं बोलोगे ना कि कितने पॉइंट ऑफ टाइम, एक महीने में एक हफ्ता, क्या एक महीने एक हफ्ता मारेंगे जहाँ पड़े भी, ठीक है। तो वेल्थ का मतलब है स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और गिफ्ट टैक्स जो होता है ये पेपर टैक्स है। वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स ये आपके फॉर्म ऑफ पेपर टैक्स होते हैं। पेपर टैक्स इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनसे जो कलेक्शन होता है, जो कलेक्शन होता है वो मिनिमल होता है, यानी कि उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो इसलिए इनको हम पेपर टैक्स बोलते हैं, ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम बात करेंगे तो आपका जैसे एक्साइज ड्यूटी आ गया, कस्टम्स ड्यूटी आ गया, जीएसटी आ गया, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जीएसटी को
किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था जीएसटी को? बताइए जल्दी से, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? तो इट वाज 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ मैटर्स? रानी गुप्ता सर, आप जी आपने मुझे पहचाना, कौन हो वही हैं? हमारे टीम में तो एक रानी जी हैं, लेकिन वो रानी गुप्ता तो नहीं है। क्यों? इन्वेंट्री, यस अनुष्का सही है। इन्वेंट्री इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, लेकिन चेंज इन्वेंट्री इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। यस पलक, बिल्कुल। जीएसटी किस में आता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है आपका। तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन? तो ये 144 क्या होता है? तो है मैं बोलना तो वही चाह रहा था, लेकिन फिर मैं बोल देता, लेकिन फिर वही है कि फीलिंग्स हर्ट हो जाती है ना तुरंत। चलो भाई, तो 144 की अगर बात करेंगे तो इसमें यह लिखा हुआ है कि ऑल, सभी जुडिशियल, ठीक है, जुडिशियल, ऑल जुडिशियल एंड सिविक authorities to act in aid of सुप्रीम कोर्ट, यानी जितनी भी जुडिशियल और सिविक अथॉरिटीज़ हैं सबको सुप्रीम कोर्ट की सहायता करनी है। ठीक है, 142 में लिखा हुआ है, क्या मैंने आपको एक कीवर्ड्स बताए थे कुछ, टू डू कंप्लीट जस्टिस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर और डिक्री टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर। तो एक कंप्लीट जस्टिस, दो शब्द ध्यान रखेंगे, कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर। 143 इसका आंसर होगा, जहां पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है कि कुछ एडवाइस दे दो, और सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देता है प्रेसिडेंट पे, दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, कि उसको माननी ही पड़ेगी वो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो ये आपका पार्ट नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्ट 5 के चैप्टर 4 में आता है ये, 124 से 147 टू से। और कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी थी कि फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, 28 जनवरी 1950 को हुई थी। शुरू में कितने जजेस थे? 1+7, एक CJI और 7 अदर जजेस थे। आज कितने हैं? 1+31, ठीक है, यानी टोटल 32 हैं। जब बना था तो 8 थे, 1+7, आज है 32, 1+31, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस इज अ डैश इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना भारतीय संविधान में क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, मौलिक अधिकार हैं, या फिर सोशल एथिक है हमारा। सर लेक्चर 9 की PDF दोबारा डलवा दो। ठीक है, डलवा देंगे। और कुछ वो तो हम डलवा देंगे। ये बताओ कि फंडा बर्लिन जैसे ठक ठक करवा रहे हो भैया जी। हाँ अरे सर मैं वो हूँ जो ये सोच रही हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही CHSL निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सब बोल रहे हैं हो ही नहीं सकता है। सर आप बताइए कि ये पॉसिबल है कि नहीं, एंड मैं बिगनर हूँ। ओके, काफ़ी टफ क्वेश्चन है रानी जी, इसके लिए मैं लाइफलाइन यूज़ करना चाहूँगा पहले तो। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस इज, तो ये क्या है? ये एक है आपका लीगल राइट, ठीक है। तो ये एक तरह का सोशल एथिक, सॉरी लीगल राइट बोल रहा हूँ, राइट कहाँ से हो सकता है ये, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है। तो ये किस आर्टिकल में है? 51A सब क्लॉज, आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, एब्जॉर्ब वायलेंस, वायलेंस नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। DPSP के बारे में आप क्या क्या रिकॉल कर सकते हैं? तो पार्ट नंबर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, एंड आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में दिया हुआ है, एंड इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन नहीं है, हम ऐसे ही कर लेते हैं। दैट इज़ लिबरल इंटेलेक्चुअल, सोशलिस्टिक इंडियन DPSP, और क्या है कि ये आपके कराची रेजोल्यूशन से इनको ट्रेस बैक किया जा सकता है, ठीक है। ये आपकी नॉन जस्टिसेबल नेचर की होती हैं,
ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी एक एक डीपीएसपी में आपको रटवा चुका हूँ। 42nd अमेंडमेंट से किसको ऐड किया गया और बाकी सारी चीज़ें बताओ ज़रा कमेंट में कि 42nd अमेंडमेंट से 42वें नंबर संविधान संशोधन से कितनी डीपीएसपी को ऐड किया गया है। और अभी मैंने जो एसएससी जीडी का वो सोल्यूशन करवाया था पॉलिटी वाला, तो उसमें बताया भी था ये चीज़। तो सही आंसर क्या होगा? 42nd अमेंडमेंट से 4 डीपीएसपीज को ऐड किया गया था। 4 नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे, जिसको हम याद करते हैं गरीब मजदूरों के बच्चों से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कराओ। ठीक है, तो पुअर के रिगार्डिंग था। ठीक है, पुअर के रिगार्डिंग था आपका गरीब मजदूर यानी टू वर्कर्स यानी टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और पुअर से था फ्री लीगल एड टू द पुअर। ठीक है, जो आर्टिकल 39A में आता है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A में आता है। देन बच्चों के लिए काम करना है कि टू इंश्योर दी हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल नंबर 39 सब क्लॉज F में आता है। और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है, आर्टिकल नंबर 48A में आता है। ठीक है, इसकी बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स अपॉइंटेड लाडा एंड पीरा 2 गार्डनर्स टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। निम्नलिखित में से किस शासक ने लाडा और पीरा नामक 2 बागवानों को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया था? तो इट वाज MBT। और ये चीज़ बताया था किसने? जियाउद्दीन बरानी ने अपनी किताब तारीख़ फिरोज शाही में। तारीख़ मुबारक शाही किसने लिखी थी? तो इसमें इन्होंने बताया था कि ही वॉज काइंड ऑफ फुलिश एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ इसने डिसीजंस लिए, जैसे कि लादा पीरा 2 गार्डनर्स थे, वाइन डिस्टिलर था, कुक था, इन सबको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे के रखी थी। प्लस MBT ने और क्या क्या काम किए थे? इसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था जो फेल हो गया था। इंट्रोड्यूस दी टोकन करेंसी फेल्ड। देन ही ऑल्सो शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, या फिर जिसको हम देवगिरी के नाम से भी जानते हैं, ये भी फेल्ड बिकॉज फिर से दिल्ली शिफ्ट करनी पड़ी इसको कैपिटल। ठीक है, एंड ये माना जाता है कि एक बंदा था, ठीक है, जिसको दिख नहीं सकता था, वो अंधा था। ठीक है, तो वो जा नहीं सकता था, तो फिर पता है इसने क्या निर्देश दिए MBT ने कि इसको घसीटते हुए ले जाओ इसको दिल्ली से दौलताबाद। तो ये बोला जाता है कि वहाँ ये मतलब बोला कैसे जाता है। इसके टाइम पे एक ट्रैवलर आया था, उस ट्रैवलर का नाम पता होगा आपको, मोरक्को से आया था। क्या नाम था उसका? मोरक्को से आया मेरा दोस्त। कौन था इस ट्रैवलर का नाम? ये था इसका नाम इब्ने बतूता। जिसने कौन सी किताब लिखी थी ज़रा बताना। तो उस किताब में इसने बताया था, रिहला किताब में, कि इस तरह से घसीटते उसको ले जाया गया, उसका हड्डी सिर बचा था वहाँ तक। ठीक है, और 2 और पता नहीं कौन, मतलब यही था जो देख नहीं सकता, सॉरी जो चल नहीं सकता था उसको घसीटते हुए ले गए, जो देख नहीं सकते थे उनको फिकवा दिया था वहीं से। ये था MBT अपना। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने कराचिल और खुरासान एक्सपीडिशन स्टार्ट किए थे। खुरासान और कराचिल एक्सपीडिशन जो ईरान के आसपास एरिया पड़ता है ना, तो वहाँ पे एक्सपीडिशन करने के लिए, तो वो भी ये भी फेल हो गए थे। तो ही वॉज कंसिडर्ड एज दी वाइजेस्ट फूल, इसको बोला जाता है। इसका टेन्योर क्या था ज़रा बताएंगे? क्योंकि अगर हम देखें तो 1206 से लेकर 1290 तक अपना रहती है स्लेव डायनेस्टी। 1290 से लेकर 1320 तक रहती है आपकी खिलजी डायनेस्टी। देन 1320 से शुरू होती है तुगलक, जहाँ घियासुद्दीन तुगलक आता है 1320 से लेकर 25 तक। और देन 1325 से लेकर कब तक ये MBT रहता है? MBT ने एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था जिसका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, जिसको हम दीवान कोही के नाम से जानते हैं। दीवान कोही के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और हाँ, 1325 से लेकर 1351 तक। इल्तुतमिश के बारे में कल डिस्कस कर चुके हैं। खिज़र खान जो है ये सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था। आपको पता है ना तुगलक के बाद कौन आया? तुगलक के बाद सैयद ही तो आए थे। क्योंकि तुगलक के टाइम पे क्या हुआ था? तुगलक के टाइम पे मुबारक शाह तुगलक था एक। कौन था? मुबारक शाह तुगलक। तो इसके टाइम पे अटैक हुआ था। किसका? तैमूर का अटैक हुआ था इसके टाइम पे 1398 में। तो उसी अटैक के बाद सैयद का यहाँ पर रूल शुरू हो गया था। तो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था खिज़र खान, याद रहेगा। और तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसने लिखी थी? वो मिनहाज सिराज ने लिखी थी, जिसमें कि वो इल्तुतमिश का क्रॉनिकलर था, यानी इल्तुतमिश के टाइम का हिस्टोरियन था।
मिनहाज सिराज, जिसने तारीख़ मुबारक शाही में ये बताया कि किस तरह से इल्तुतमिश के बेटों से ज़्यादा उसकी जो बेटी थी रज़िया सुल्तान, वो ज़्यादा एबल थी, वो ज़्यादा सक्षम थी टू बी अ रूलर। द ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन। ब्रिटिश संसद ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया? 1856, 1860, 1854, 1858, क्या होगा? तो 1856 में क्या हुआ था? विडो रिमैरिज एक्ट पास हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट की वजह से। डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल था इंडिया का। लेकिन फिर बाद में आपको पता है 1857 रिवोल्ट हुआ था, इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया वॉइस रॉय, है ना। 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कायदे से। क्या क्या हुआ था इसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया गया, डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टैब्लिश किया गया। इस समय ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया थी। पील कमीशन, पील आयोग के रिकमेंडेशन के बेसिस पे इंडियन आर्मी में इंडियंस की संख्या को कम करके ब्रिटिशर्स की संख्या को ज़्यादा किया गया। वॉइस रॉय क्रिएट की गई पोजीशन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ये वॉइस रॉय बनाया गया। और पहला वॉइस रॉय कौन बना, जल्दी से बताओ, जिसका नाम सी से शुरू होता है। देन बोर्ड ऑफ गवर्नर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म किया गया और वॉइस रॉय को एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन क्रिएट की गई। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होगा, जो ब्रिटेन में ही बैठेगा, इंडियन अफेयर्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल दी जाएगी। और पहला वॉइस रॉय कौन बना? कैनिंग बना, CANNING, कैनिंग, ठीक। वुड्स डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। वुड्स डिस्पैच, जिसको कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं, इसने बोला था कि जो आपका मैक्विलेज मिनट आया था बेंटी के टाइम पे 1835 में, तो उसमें जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी गई थी, तो उसको नेगेट किया था किसने? चार्ल्स वुड ने। द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? द प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर, द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर या द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम? मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी किसको बोलते हैं, आप बता देंगे जल्दी से। 1857 के रिवोल्ट में भी था रोटेट यूनिक। थैंक यू याद दिलाने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। बिकॉज रोटेट ना करो तो फिर ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। रानी जी, अच्छी बात है बुरी बात है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन बुरी बात हो ज़रूर जाएगी अगर आप इसी तरह कमेंट करती रहेंगी। तो बस एक दो बार और कमेंट करिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है। करिए एक दो बार और। बिल्कुल सही है। जॉन मेनार्ड गिनीश को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं किसको? एडम स्मिथ को, जिन्होंने किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। और हम एल्फ्रेड मार्शल को भी फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। जॉन मेनार्ड गिनीस ने किताब लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का आपका एक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, वहीं डिमांड, सप्लाई, ये सब आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम चीज़ों को बड़े लेवल पे डील करते हैं ओवरऑल, ठीक है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने तरीके होते हैं ज़रा बताइए? हाउ मैनी वेज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम? द दुर्गा टेम्पल एट ऐहोल बिल्ट अबाउट डैश ईयर्स अगो। ऐहोल में दुर्गा मंदिर लगभग कितने साल पहले बनाया गया था? 2000, 1100, 1700 या फिर 1400? तो कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है इनकम मेथड, एक होता है आउटपुट मेथड, एक होता है वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड, आउटपुट मेथड नहीं, ये होगा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। बिकॉज वैल्यू एडेड मेथड को ही आउटपुट मेथड बोलते हैं। वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट मेथड। ये एक्सपेंडिचर मेथड और ये इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर में क्या पढ़ा था? चिंगम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। और ये होता है वैल्यू एडेड मेथड, सिग्मा GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। दुर्गा टेम्पल कहाँ पर बना हुआ है? ऐहोल में, ठीक है। ऐहोल में बना हुआ है दुर्गा टेम्पल।
हाँ जी, फालतू के कमेंट ना करें, है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। चलो भाई, तो क्या क्वेश्चन पूछा था भाई, कितने साल पहले बना था? तो ये लगभग 1400 साल पहले बना था, 1400 ईयर्स पहले। देखो, जो हमारे चालुक्यन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है ना, चालुक्यन ग्रुप ऑफ टेम्पल, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो जो ऐहोल में बने हुए हैं वो, और एक वो जो पट्टाडक्कल में बने हुए हैं। कहाँ पर? पट्टाडक्कल में बने हुए हैं। तो जो ऐहोल में बने हुए हैं तो उसमें एक तो लडखान आता है, उसी में ही आपका लडखान, मतलब लडखान एक आता है, एक आपका ये दुर्गा वाला आ जाएगा, दुर्गा टेम्पल, जो कि ध्यान रखना है एप्साइडल प्लेन पे बना हुआ है, इट इज़ बिल्ट ऑन एप्साइडल प्लेन। रावण फाड़ी केव्स आती हैं इसी में, रावण फाड़ी केव्स आती हैं इसी में आपका। इसी में ही आपका मेगूती का मंदिर आता है, ठीक है, मेगूती, ठीक है, मेगूती टेम्पल। पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल में विरूपाक्ष टेम्पल आता है, ठीक। संगमेश्वर टेम्पल आता है, संगमेश्वर। पापानाथ टेम्पल, आपका मल्लिकार्जुन टेम्पल, ठीक है। तो ये सारे टेम्पल्स आते हैं आपके पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स पे, सब कर्नाटक में है। ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन बताएंगे किसने कंपोज किया था, ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन। चालुक्याज ने, आपको पता है, वेसर स्टाइल में टेम्पल्स को बनाया था। वेसर क्या होता है? जहाँ पर हम नगर को मिक्स करते हैं द्रविड़ के साथ, है ना। नगर है आपका नॉर्थ इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविड़ है साउथ इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर। ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद रवि कृति ने कंपोज किया था, पुलाकेशिन द सेकेंड के लिए, ठीक। 1400 साल पहले ही अपने हर्षवर्धन भी रूल कर रहे थे, जिनके टाइम पे कौन आया था? जुआन जांग, या फिर इसको हम बोलते हैं ह्यून सांग, जो कि सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर था। पहला कौन था? फाहिन था, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। ये अपसाइडल प्लेन पे बना हुआ, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा इस तरह का प्लेन स्ट्रक्चर है ये। वैसे तो जो भी आपके साउथ इंडिया के टेम्पल्स बने हैं वो इलिप्टिकल, लिख नहीं रहा है क्या ये? साउथ इंडिया के जो टेम्पल हैं वो इलिप्टिकल प्लेन पे बने हुए हैं, और इसको हम बोलते हैं गज पृष्ठ, यानी कि ये गज यानी कि हाथी की पीठ पृष्ठ की तरह लगते हैं। तो गज पृष्ठ कहाँ से एसोसिएटेड है? द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर से एसोसिएटेड है। अकॉर्डिंग टू बृहद संहिता, व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंट्स, माउथ परफ्यूम्स एंड बाथ पाउडर्स? क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? मैं शायर तो नहीं। तो बृहद संहिता की अगर बात करेंगे तो ये है आपका यहाँ पर परफ्यूम वगैरह, परफ्यूम गंध आती है ना परफ्यूम की, है ना, बहुत इनकी सबकी दुर्गंध युक्ली। और इसको लिखा किसने था? वराहमीर ने। 14th। अच्छा ये बताओ, मृच कटिका किसने लिखी थी, जिसका मतलब क्या होता था? क्ले आर्ट। हु रोट द मृच कटिका, जिसका मतलब क्या होता है? द लिटिल क्ले आर्ट, द लिटिल क्ले आर्ट। बता जल्दी से। 14th, अजमेर बिकेम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर दी पल्लवास, चोलास, मुगल्स, दिल्ली सल्तनत। तो अजमेर कहाँ का सूबा हेडक्वार्टर किसका था? मुगल्स का। सबसे पहले पहले तो यार ये राजधानी हुआ करती थी चौहान्स की, ठीक है, जिनको हम किन चौहान ही लिखो, ठीक है। चौहान्स की कैपिटल हुआ करती थी अजमेर। बाद में मुगल्स की अंडर अकबर, जब अकबर थ्रोन पे बैठा था 13 साल की उम्र में, आपको पता है, वैसे तो कोरोनेशन इसका पंजाब में हुआ था, लेकिन आपको पता है 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में ये जीता। तो उसके बाद ही इसने अजमेर को जो है, राजस्थान वाला जो यहाँ का है, ठीक है, तो उसके सूबा को मेन अजमेर को जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर बनाया गया था। मृच कटिका लिखी शूद्रक ने, जिसमें कि वसंत सेन और चारू दत्ता की काइंड ऑफ लव स्टोरी। वसंत कि किस तरह से वो मिट्टी के खिलौने में मतलब देता है, ठीक है, वसंत सेन, चारू दत्ता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है और आगे बढ़ते हैं। द आर्म्स एक्ट विच डिसअलाउड इंडियंस फ्रॉम हैविंग आर्म्स वॉज पास्ड इन। तो आर्म्स एक्ट कब पास हुआ था? तो ये भी आसान है आई थिंक, ठीक है।
कलनौर पंजाब में हुआ था, बिल्कुल जानवी जी, यस। रानी गुप्ता जी सुधर जाइए थोड़ा सा, है ना, अब बार बार इंस्टिगेट कर रही हैं। आखिरी आपको वार्निंग है, लास्ट, है ना, कि क्लास के टाइम पे ये हरकतें मत किया करें, है ना। आर्म्स एक्ट तो 1878, 1878, 1878 में आर्म्स एक्ट पास हुआ था, और साथ ही साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी 1878 में पास हुआ था, और इन दोनों को रिपील किया गया था 1882 में। 1882 में इनको रिपील किया गया था, दे वर रिपील्ड, और इनको लाया कौन था, लेटन लाया था, और रिपील करने का काम किया था रिपील्ड बाय रिपन, ब्रॉड बाय लिटन, रिपील्ड बाय रिपन। ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी इज कॉल्ड एज, वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है उससे क्या कहते हैं। तो दो तरह की जीडीपी पड़ी थी, नॉमिनल, नॉमिनल को करंट ईयर में कैलकुलेट किया जाता है, नॉमिनल जीडीपी को, और रियल जीडीपी को बेस ईयर पे, ठीक है, बेस ईयर। और बेस ईयर अभी चल क्या रहा है, 2011-12 अभी चल रहा है बेस ईयर, आधार वर्ष जिसको बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन दर्शाता है जीडीपी डिफ्लेटर, यानी कि जिसको मुद्रास्फीति कारक बोलते हैं, जो प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर हम ऊपर रखते हैं जीडीपी नॉमिनल अपॉन जीडीपी रियल इनटू 100, ठीक है। धुआंधार फॉल्स ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी से निकलता है, गोदावरी, महानदी, नर्मदा या फिर कृष्णा, बताइए जल्दी से। चलो भाई, तो धुआंधार फॉल्स, तो धुआं धुआं हो जाएगा, इतना बम फोड़ेंगे, आंसर नर्मदा, ठीक है, धुआंधार एंड साथ ही साथ कपिलधार। यू नो इंडिया की, आई थिंक मैंने करवा रखा है, ओवरऑल वर्ल्ड की हाईएस्ट वाटरफॉल है आपकी एंजल वाटरफॉल, जो कि वेनेजुएला में है। देन आपकी नायग्रा वाटरफॉल है, जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में है। इंडिया का नायग्रा बोलते हैं चित्रकूट वाटरफॉल को, जो कि आपका चित्रकूट उत्तर प्रदेश में नहीं है, चित्रकूट छत्तीसगढ़ में है आपका ये। और अगर हम देखें तो जो दूध सागर वाटरफॉल है, धुआंधार नहीं, दूध सागर किस में है। इंडिया की हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है, इंडिया की हाईएस्ट है कुंचिकल, जो कि वराही रिवर पर है। देन आपकी जॉग वाटरफॉल है, जिसको कि गैरसप्पा वाटरफॉल भी बोलते हैं, ये आपका किस में है, जॉग वाटरफॉल है, फिर गैरसप्पा वाटरफॉल्स। तो ये है आपकी शरावती रिवर पे, जो कि कर्नाटका में ही कुंचिकल, कर्नाटक में ही जॉग भी, ठीक है। शरावती जो वेस्ट में फ्लो होने वाली छोटी छोटी नदियाँ हैं। देन अगर बात करेंगे तो आप बताइए कि जो हुंड्रू जलप्रपात है वो किस में है, ठीक है। देन चूलिया वाटरफॉल किस में है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट वुड बी दूध सागर, आपकी मंडोवी में ना। तो मांडवी दूध पी रही है गोवा में, इस तरह से हमने याद किया था। तो मंडोवी, जुआरी, दो रिवर्स हैं गोवा की, वेस्टर्न बहने वाली। जुआरी रिवर की ईस्टोरी में कौन सा पोर्ट देखने को मिलता है, जरा बताइए। हुंड्रू आपका सुबर्ण रेखा, और चूलिया, चा से चंबल, चा से चूलिया, ठीक है। तो याद हो गया आपको। और क्या मैंने पूछा आपसे कि हाँ, जुआरी रिवर की स्टोरी पे आपका मुर्मुगांव पोर्ट है गोवा का। एशियाड इज़ रेगुलेटेड बाई, तो एशियाड को कौन नियंत्रित करता है। एंड देन एशियन गेम्स को आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट एशियन गेम्स इंडिया में हुए थे 1951 में, 1982 में इंडिया में हुए थे, यानी कि 2 बार इंडिया ने होस्ट किया है एशियन गेम्स को। 2026 वाले कहाँ पे होंगे जल्दी से बताइए, एची नगोया में होंगे। देन अगले वाले 2030 में कहाँ होंगे, वो होंगे आपके दोहा कतर में। एशियाड को रेगुलेट कौन करता है, तो ये आपका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया करता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 49th पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन, तो जो 49वीं समानांतर रेखा है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच की लाइन है। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस एंड जर्मनी। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो हमें पता होना चाहिए रेड क्लिफ लाइन है, जो कि ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी एक लाइन है आपकी। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी लाइन है, 38th पैरेलल है।
49th पैरेलल है, जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है ये पता है, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी पिछले वाले जो लेटेस्ट वाला उसमें पूछा गया था, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है ये पता होना चाहिए आपको। फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी है? तो ये है आपकी मैगिनॉट लाइन। और हिंडनबर्ग लाइन किसके बीच में? हिंडनबर्ग लाइन किसके बीच में है? तो ये आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी एंड पोलैंड। अच्छा ये बताओ कि कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड लिख रहा हूँ मैं, है बताना। क्यूरिल आइलैंड किसके बीच में डिस्प्यूटेड है? कच्चा थीवू आइलैंड किसके बीच में डिस्प्यूटेड है? सर क्रीक किसके बीच में डिस्प्यूटेड है? बताओ जल्दी से। तो क्यूरिल जो है ना, ये जापान और रशिया के बीच में। कच्चा तीवू इंडिया और श्रीलंका के बीच में। सर क्रीक किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आखिरी क्वेश्चन है जीके का, एंड दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू मिसमैच बिटवीन जॉब अवेलेबिलिटी इन द मार्केट एंड द स्किल्स ऑफ अवेलेबल वर्कर इज कॉल्ड एज। तो बाजार में उपलब्ध कार्य की उपलब्धता और उपलब्ध कार्यकर्ता के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? किनका कुछ याद करने का तरीका है? किनका? चलिए, तो क्या आंसर होगा? स्ट्रक्चरल होगा, संरचनात्मक बेरोजगारी होगा इसका आंसर। जहाँ पे देयर इज़ अ काइंड ऑफ स्किल गैप, जो स्किल आपके पास होनी चाहिए वो स्किल आपके पास नहीं है, तो आप संरचनात्मक बेरोजगारी आपके पास। सीजनल, ये एक टाइप होता है साइक्लिकल का। सीजनल में जैसे कि इंडिया के रूरल में हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो सीजनल है, कि जब सीज़न है बुआई कटाई का तो एम्प्लॉयमेंट है, नहीं तो नहीं है। ठीक है। एग्रीकल्चर में ही हमें एक और टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल तो ऐसा कुछ होता नहीं, फ्रिक्शनल में ध्यान रखना। ये इसको हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट, सर्च या फिर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि आप बेटर सैलरी या फिर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए आप अपनी करंट जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब पे जा रहे हैं। और कमेंट करके बताइए, जैसे मान लो आप करंट जॉब छोड़ के दूसरी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप स्किल डेवलपमेंट करें, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जब आपने जॉब छोड़ी से लेकर जब आपको जॉब मिली अगली वाली, उस बीच में आपने जो पैसा खोया उसको क्या बोलेंगे? वॉट वुड बी इट कॉल्ड एज? तो एग्रीकल्चर में जो एक और अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। इसमें होता यह है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वर्कर की ज़ीरो होती है, मीनिंग कि लगे हुए हैं खेत में 5 लोग खुरपी और फावड़ा लेके, लेकिन अगर हम उनमें से 2 को निकाल भी दें तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं प्रोडक्टिविटी में, उतना ही अनाज पैदा होगा उस फील्ड से। यानी कि वो 2 बस लगे हुए हैं, लग रहा है कि एम्प्लॉयड हैं लेकिन है नहीं एक्चुअल में। डिस्गाइज का मतलब तो ये होता है ना, लग रहा है लेकिन है नहीं। और साइक्लिकल क्या होता है और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये सबका सही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको बोलते हैं। जब आप ऑल्टरनेटिव के चक्कर में जो एग्जिस्टिंग चीज़ है ना, बेटर ऑल्टरनेटिव के चक्कर में एग्जिस्टिंग चीज़ को आप ना बोलते हैं तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ीरो किसका होता है? तो जो हमारे फ्री गुड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट है, एयर है, तो ये जब फ्रीली अवेलेबल गुड्स हैं इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ीरो होती है। ऐसा नहीं कि आपने यूज़ कर लिया तो मैं ही नहीं कर पाऊंगा, मैंने कर लिया तो आप नहीं कर पाएंगे। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो ये हमने डिस्कस कर लिया। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है ये देखने को मिलता है इंडिया के अर्बन सेक्टर में, यानी कि शहर में देखने को मिलता है, जहाँ पर लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन जॉब नहीं है। तो डिग्री वाला अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और क्या मैंने बताया? साइक्लिकल। हाँ, तो साइक्लिकल ध्यान रखना, जिसको कि चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। तो ये आपको जब रिसेशन वगैरह होता है इकोनॉमी में, क्या होता है? रिसेशन क्या होता है? इकोनॉमिक डाउन टर्न टू अ सर्टेन पीरियड, टू अ सर्टेन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज रिसेशन। जब इकोनॉमिक डाउन टर्न चल रहा है इकोनॉमी में काफ़ी लंबे समय तक, तो उसको रिसेशन बोलते हैं। और उस टाइम पे होता क्या है कि सभी लोग की जॉब चली जाती है इन अक्रॉस ऑल द मेजर कंट्रीज इन अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है।
And now moving on towards the science questions. The first one is this: in the case of reflection of the light from a convex mirror, when a parallel beam of light is incident on the reflected surface, the reflected light appears to converge at the principal focus, appears to diverge from the principal focus, appears to converge at the center of curvature, या फिर appears to diverge from the center of curvature. बताओ कि जब हम एक कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसकी वो वाली साइड, कौन वाली साइड, जो कर्व्ड आउटवर्ड है, द साइड विच इज कर्व्ड आउटवर्ड वो पेंटेड है, या फिर जो रिफ्लेक्टिंग साइड है, रिफ्लेक्टिंग अंदर वाली होगी ना, तो रिफ्लेक्टिंग साइड कर्व्ड इनवर्ड्स है, तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं. तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड, ये मैंने कॉनकेव ड्रॉ कर दिया. आई एम रियली सॉरी. ठीक है, ये मैंने कॉनकेव ड्रॉ कर दिया. इट इज़ कॉन्वेक्स बिकॉज सॉरी कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव मेरे से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार है, पता नहीं क्यों. बचपन में भी मैं कॉनकेव को कॉन्वेक्स बना देता था, मतलब हाँ, क्योंकि कॉनकेव पता नहीं काफ़ी अच्छा लगता है मुझे. क्योंकि पीठ दिखाने की आदत नहीं ना, ये पीठ दिखाता है कॉन्वेक्स मिरर, देख रहे हो, ऐसा नहीं लगता तुमको पीठ दिखा रहा है. तो इसमें जो कर्व्ड इनवर्ड जो है वो साइड पेंटेड होती है, और जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कर्व्ड आउटवर्ड्स होती है. ठीक है, तो ये होता है कॉन्वेक्स. अब जब आप इसमें, अब देखो, आपको ये चीज़ पता होगी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कॉन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी कि ये रे ऑफ लाइट को कॉन्वर्ज करता है टू अ पॉइंट. और मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये कॉनकेव मिरर के बराबर होता है. ठीक है, कॉनकेव मिरर के जैसे होता है. तो कॉनकेव मिरर, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर की. ठीक है, अच्छा पूछा ही क्या, तो लिखा है क्या यहाँ पे. ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, डाइवर्जिंग मिरर होगा. तो अगर डाइवर्जिंग मिरर है तो कॉन्वर्ज तो कर ही नहीं सकता ना भैया. कॉन्वेक्स लेंस तुमने पढ़ा होगा है ना, कि कॉन्वेक्स लेंस लो, सनलाइट में कहीं जब सनलाइट आ रही है और पेपर रखो, पेपर जल जाएगा. क्यों, कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो रे ऑफ लाइट होता है उनको कॉन्वर्ट कर देता है टू अ सिंगल पॉइंट, तो जल जाता है पेपर. कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू कॉनकेव मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग. कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग. तो कॉन्वर्ज तो नहीं करेगा, डाइवर्ज ही करेगा. एंड अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम व्हाट, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये डाइवर्ज करेंगे, दूर दूर भागेंगे, तो जब इसको हम मिलाएंगे, पीछे मिलेगा जाके ये मिरर के, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलता हुआ प्रतीत होगा हमें ये. तो अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर. और हमें बात पता है क्या, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. और इमेज फॉर्मेशन हम पूरा पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स मिरर का भी और कॉनकेव मिरर का भी. कॉन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ा था दो इमेज फॉर्मेशन जो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहे थे. कॉनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही हमेशा बन रही थी, एक्सेप्ट वन केस जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो प्रिंसिपल और फोकस के बीच में था, है ना. अरविंद जी कितनी बार बताएंगे पीवाई की सीरीज़ आएगी, बैच खत्म हो जाएगा तो आएगी. ठीक है, ये वाला बैच जो चल रहा है अभी 3.0. व्हेन, क्या चीज़, व्हेन लाइट पोल और फोकस में होता है वो. ठीक है, वो पोल और फोकस का केस होता है. क्या चीज़, क्या चीज़, क्या चीज़, क्या चीज़, ओके 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 ओके, मैंने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया. ठीक है, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ ये यहाँ पे ज्वाइन होंगी है. ठीक है, एंड दैट इज़ योर फोकस, नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर. फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता ही है. ठीक है, तो इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम दी, फोकस कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी होगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 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 बी. ठीक है, और ये जो आपका ये मैंने केस बताया कॉनकेव मिरर पे, ये आपका प्रिंसिपल फोकस और जो पोल है उसके बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तब वो आपका एक्सेप्शन वाला केस बनता है. ठीक है, व्हेन वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म इट अंडरगोज डिस्पर्जन, दिस फिनोमिना इज ड्यू टू. तो ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बीइंग डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास बीइंग दी सेम फॉर डिफरेंट कलर्स. बताइए आंसर क्या होगा. हाँ, उसका आपका फोकस ही होगा, मैंने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया. यस,
चलिए, तो क्या क्वेश्चन पूछा है कि भाई किस वजह से जो ग्लास प्रिज्म से जब हम लाइट को गुजारते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि लाइट जो है बिखर जाती है। तो वाइट लाइट जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स जो होते हैं आपके विबग्योर, कुछ इस ऑर्डर में, ठीक है, विबग्योर। ये कौन सा ऑर्डर है आपका, तो ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है ज़रा बताएंगे। इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फिर हम डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं या फिर इंक्रीजिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं, कोई सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और रेड लाइट का ध्यान रखना। स्कैटरिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ फिनोमिना होते हैं जैसे हमारे जैसे कि रेनबो जो बनता है ना, जो रेनबो बनता है, जो रेनबो यानी इंद्रधनुष बनता है, तो वो क्यों बनता है, तो उसमें रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। वो उसमें भी एक तरह से देखें तो लाइट का हम डिस्पर्जन ही देख पाते हैं वहाँ पर कि जो लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर्स निकाल रही है। तो आपसे पूछता है कि रेनबो में क्या होता है, तो रेनबो में ध्यान रखना 2 रिफ्रैक्शन और 1 TIR होता है। तो इस तरह से लाइट एंटर करती है, इस तरह से लाइट बाहर निकलती है। तो ये 2 पॉइंट्स पे तो रिफ्रैक्शन होता है, तो 2 रिफ्रैक्शन होते हैं आपके और 1 TIR। यहाँ पर होगा आपका एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। TIR ही और किस में होता है, तो TIR ही आपको देखने को मिलता है ऑप्टिकल फाइबर में। इसी की वजह से आपका जो मिराज फिनोमिना देखने को मिलता है डेजर्ट्स में गर्मियों के टाइम पे, वो इसी की वजह से होता है। अब अगर मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ, ठीक है, बताना कि जो 2 मिनट पहले सनराइज़ हो जाता है, मतलब सनराइज़ हमें दिखने लगता है एक्चुअल सनराइज़ से पहले, और 2 मिनट बाद तक जो हमें सनसेट दिखता रहता है जबकि एक्चुअल में सनसेट हो चुका होता है, ये बताइए। प्लस हमें स्काई का कलर, ठीक है, स्काई का कलर ब्लू क्यों अपीयर होता है, क्यों, सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे, सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे जो सन होता है वो रेडिश अपीयर होता है, जबकि अगर हम दोपहर के टाइम पे देखें तो वाइटिश टाइप अपीयर होता है। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। यानी कि जहाँ पे भी एपरेंट पोजीशन किसी की चेंज होती है, जैसे कि जब हम सिक्का पानी में डालते हैं तो सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है ना, रेज्ड अपीयर होता है, तो अगेन रिफ्रैक्शन, क्योंकि उसकी एपरेंट पोजीशन हमें दिख रही है, मतलब रियल पोजीशन नहीं दिख रही है। तो जब इस तरह का एपरेंट पोजीशन वाला सीन क्रिएट होता है तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन आता है रोल पे। जब हमें कलर की बात हो रही है, स्काई ब्लू क्यों है, ये रेड क्यों है, यहाँ पर स्कैटरिंग आता है। स्कैटरिंग मतलब हिंदी में प्रकीर्णन बोलते हैं, जिसको कॉन्सेप्ट को रैले जी ने दिया था, इस कॉन्सेप्ट को रैले जी ने दिया था। तो जहाँ ऊपर नीचे इधर कुछ ऊपर नीचे वाली चीज़ हो तो रिफ्रैक्शन, जहाँ कलर वाली चीज़ हो तो स्कैटरिंग, ठीक है। स्काई ब्लू क्यों अपीयर होता है, बिकॉज स्कैटरिंग होती है, क्योंकि ब्लू सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होती है जिस लाइट की, वो उतना ज़्यादा स्कैटर करता है। अब सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होता है, क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम पे बहुत दूर होता है, हमारे विजन से बहुत दूर होता है होराइजन में, तो जब तक सनलाइट आती है हमारे आंखों तक तब तक बाकी जो वेवलेंथ की लाइट हैं, जो लो वेवलेंथ की लाइट हैं ब्लू वगैरह, वो सब स्कैटर हो चुकी होती हैं, और हमारे पास जो आती है जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है दैट इज़ रेड वाला लाइट, है ना। 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड अपॉन हीटिंग फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा ये भी बताइए और क्या होगा। और फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, और इसीलिए जो है रेड कलर के सिंबल, वो साइन वगैरह बनाए जाते हैं डेंजर वगैरह के सब, क्योंकि रेड स्कैटर बहुत कम करता है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसलिए। तो जब फेरस सल्फेट क्या होता है, फेरस सल्फेट आपका ये मतलब एक तरह से हाइड्रेटेड ये फेरस सल्फेट है, FeSO4.7H2O। तो ये ग्रीन कलर का होता है एक्चुअल में, इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो जब इसको हम हीट करेंगे तो इट वुड गो कलरलेस, ठीक है। पहली बात तो कलरलेस हो जाएगा क्योंकि इट वुड लूज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये चले जाएंगे, उड़ जाएंगे, कलरलेस हो जाएगा। और इसमें इक्वेशन ये बनेगी 2FeSO4 will give us Fe2O3 SO2 that is सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। बताओ जल्दी से बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड है। तो फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ये बताओ कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, ठीक है, तो किस गैस के ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलते हैं जब इसको हीट करते हैं, तो ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। और कौन सा हमें किस गैस के ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलते हैं,
द डिजीज़ रिलेटेड विद एप्पल इज़ नोन एज, तो कौन सी डिजीज़ होती है सेब में? जल्दी से। तो इसमें हमें एक तो 2 PBO मिलेगा, ठीक है, आई थिंक 4 होगा यहाँ पे ना, 2 PBO प्लस, मतलब ठीक है, बैलेंसिंग तो छोड़ सकते हो यहाँ पे, बाद में कर लेंगे, ठीक है, छोड़ दो बैलेंसिंग को भी। NO2 ध्यान रखना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलते हैं, किसके? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, तो ठीक है। और ऑक्सीजन निकलती है। यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे भी 2 करो, ठीक है, 2 दूनी 4, 4, ठीक है, 4NO2 आएगा यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। 4 दूती 6, 2 12, 4 दूनी 8, 2 10, तो 12, ठीक है, बैलेंस्ड है अभी इक्वेशन। तो सेब में कौन सी होती है? रेड रस्ट? नो, ये होती है आपकी मैंगो वगैरह में। ये जो होती है, ये एक ग्रीन एल्गे होता है, शैवाल टाइप होता है, उसकी वजह से डिजीज़ होती है। टिक्का डिजीज़ किस में होती है? तो टिक्का होती है पनीर टिक्का, आलू टिक्का, तो ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली और आलू वगैरह में होता है ये, ठीक है, पोटैटो। देन ग्रीन ईयर डिजीज़, ये मिलेट्स वगैरह में होती है। हरा कान, मिलेट्स जो होता है, बाजरा, ज्वार, इन सब में होती है। और ये फंगस की वजह से होती है। फायर ब्लाइट होती है। फायर ब्लाइट किस में? ये आपका एप्पल में होती है। ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, ये फंगस की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। एप्पल में एसिड कौन सा होता है? वही सेम एसिड आपका बनाना में भी होता है। कौन सा एसिड है? तो इट इज़ हुई मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड होता है आपका। और उसमें कौन सा होता है आपका जो क्या बोलते हैं वो, अंगूर में कौन सा होता है? चलो, होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द व्हाट? रिकॉर्डेड में आप बताएंगे इसको। कल क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रिएटेड मसल्स? तो आई थिंक मैंने आपको बताया कि नहीं बताया डिटेल में, जरा बताना। तो कंप्यूटर का 1 शॉट मैंने आज ही अमन सर से बात हुई है और उन्होंने बोला है सर होली के बाद हम ले लेंगे। NTPC के क्वेश्चन हमने छांट लिए हैं सारे, और तकरीबन 250 कुछ क्वेश्चंस निकले हैं, और वो हम करवा देंगे, उसी के थ्रू पूरा करवा देंगे, और वो होली के बाद करवा देंगे। तो फिर मैंने बोला सर होली के पहले क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला देखो सर, होली के पहले तो नहीं करवा देंगे, नहीं हो जाएगा विवाद। तो हमने कहा नहीं सर, विवाद अभी इस टाइम पे मैं झेल नहीं सकता हूँ, बिकॉज काफ़ी लोड है। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, कोई नहीं, होली के बाद करवाते हैं। हमने कहा ठीक है जी, और फिर मैंने कॉल को कट कर दिया। ठीक, तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, आपका ध्यान रखिएगा, सिलेंड्रिकल। ओके ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में हमसे कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। तो 3 तरह की मसल सेल्स हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी? एक तो होती है स्मूथ, ठीक है, फिर एक होती है कार्डियक, और फिर एक होती है स्केलेटल, ठीक है, एक होती हैं स्केलेटल मसल सेल्स। तो जो स्मूथ होती हैं आपकी, ठीक है, स्मूथ वो होती हैं आपकी यूनी न्यूक्लिएट, यानी इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है। ये ब्रांच्ड होती है, अनब्रांच्ड? अनब्रांच्ड है। ब्रांच्ड सिर्फ होती हैं आपकी ये कौन सी? कार्डियक वाली, ठीक है। ये आपकी स्ट्रिएटेड भी होती हैं, ये आपकी स्ट्रिएटेड भी होती हैं, वैसे होती तो ये भी स्ट्रिएटेड हैं स्केलेटल वाली, ये नॉन स्ट्रिएटेड। ये मैंने एक बार मैं देख लेता हूँ, बताया कि नहीं बताया, पता नहीं यार, तुम लोगों ने बताया नहीं है। किसी ने बताया नहीं है अभी, मैंने बताया कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दो, क्योंकि होता है क्या ना, पिक्चर से ज़्यादा समझ में आता है। स्ट्रिएशंस क्या होता है? स्ट्रिएशंस मतलब इसमें ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स देखने को मिलता है। यूनी न्यूक्लिएट का मतलब होता है, बताया है सर, ओके 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 सर, एक्सप्लेन। तो हाँ, तो फिर तो आप आसानी से कर लेंगे कि आपका सिलेंड्रिकल शेप में होगा और ब्रांच्ड होंगी, एंड आपकी मल्टी न्यूक्लिएट। एक सेकेंड, अगर सिलेंड्रिक, अगर ब्रांच्ड वाली है ये, ठीक है, अगर ब्रांच देखो, अगर मल्टी न्यूक्लिएट है तो अनब्रांच्ड होगा और सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। स्पिंडल शेप की होती है आपकी स्मूथ वाली, और वो आपकी नॉन स्टेटेड होती हैं, तो स्पिंडल शेप तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और अगर ब्रांच्ड की जब हम बात करते हैं तो ब्रांच्ड होती हैं आपकी ये दिल वाली, कार्डियक वाली, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, दिल बहुत सारे लोगों के साथ लगता है, तो इस वजह से वो ब्रांच्ड होती हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होती हैं, वो यूनी न्यूक्लिएट होती हैं, तो इस वजह से ये वाला गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, और जो आज का क्वेश्चन है उसका आंसर आप देंगे, जो हम कल करेंगे। बाकी तो जिन लोगों को नोट्स चाहिए तो वो परमार अकेडमी ऐप से जाके नोट्स
वाला जो बैच है वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अब किसी का कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। और करंट का भी सचिन जी देखते हैं, चार्जर प्लग कर दीजिए। हाँ करवा लेते हैं। कहाँ पर है चार्जर? पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो गई क्या? हाँ यार हो तो गई है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान टेस्टिंग देयर ओन डिश, है ना। हिंदी अपलोडेड ओके, अभी हिंदी अपलोड नहीं हुए हैं क्या गुंजन कुमार जी? यस सर ओके। ठीक है अपलोड करवाते हैं, देखते हैं एक बार, है ना। अच्छा 22 करेक्ट हुए हैं बोली, ओके। डल जाएगा डल जाएगा, ओके। देखता हूँ मैं, ठीक है नोट्स डल जाएंगे आपके। थैंक यू। एंड ये पीडीएफ आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। होप सभी लोगों ने ज्वाइन करके रखा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्विज जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विजेज अपलोड होती हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। थैंक यू।